कि 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। या तो फिर ये भी पूछेगा कि 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। अगर मिल गया तो पूछेगा, तो हम लोग को वही याद करना है कि कितने व्यक्तियों को दिया गया। अरे आज न कल तो मिलवे करेगा, है ना। तो देखिएगा साहब, 2024 में, ये आपकी 2024 है, तो 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। अगर व्यक्ति पूछा जाए तो कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। अब सवाल है कि सर 5 व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है एक बार में? तो अगर 5 देखिएगा, 5 व्यक्ति को अगर बात किया जाए तो सबसे पहले यही पॉइंट को समझिए, इसी पॉइंट को समझिए कि क्या 5 व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है एक साल में। तो देखिएगा, हमारा जो गृह मंत्रालय जो है ना, देखिएगा बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ये भारत रत्न है, ठीक है, ये भारत रत्न है। यहाँ पे ये समझिए कि भारत रत्न देता कौन है, किसके सिफारिश पर मिलती है, और कौन इसको संख्या तय करता है, संख्या तय करता है कितना मिलना चाहिए। तो सबसे पहले भारत रत्न देता कौन है, देता कौन है, सबसे पहला सवाल यही है साहब, देता कौन है, इसका सिफारिश, हाँ, किसके सिफारिश पर मिलती है, किसके सिफारिश पर मिलती है, और कि संख्या जो है वो कौन तय करता है, जो संख्या जो है वो कौन तय करता है, संख्या जो है वो कौन तय करता है। ये 3 सवाल तो यहीं पे बन रहा है मेरा, बन रहा है ना। तो सबसे बड़ी मुद्दा कि भारत रत्न देता कौन है। तो भारत रत्न हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है साहब। कौन देते हैं? हाँ, तो भारत रत्न जो है ना वो हमारे देश, सबको समझ में आ रही ना, धीरे चरण, ठीक। तो नहीं, उसमें दिक्कत होगा, उसमें रेट उतना नहीं दिखता, आपको दिक्कत हो रहा है ना देखने में ना, भारत लिखते हैं, भारत दिख रहा है ना। हाँ, तो भारत रत्न जो है ना वो राष्ट्रपति देते हैं, लेकिन इसका सिफारिश जो करते हैं ना वो प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। मतलब प्रधानमंत्री बताते हैं कि इस व्यक्ति को भारत रत्न देना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति के बारे में बोल दिए कि इस व्यक्ति को भारत रत्न देना चाहिए, तो समझिए कि वो व्यक्ति देश का सर्वोच्च व्यक्ति है, क्योंकि भारत रत्न खुद देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। अब देश का सर्वोच्च पुरस्कार जिस व्यक्ति को मिलेगा वो व्यक्ति भी तो देश के सर्वोच्च व्यक्ति होगा, होगा ना। तो प्रधानमंत्री किसको मिलना चाहिए उसकी सिफारिश करता है प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री सिफारिश करता है किस व्यक्ति को मिलना चाहिए। यही कारण आप देखे होंगे कि इस बार 5 व्यक्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा हुआ, तो वो घोषणा नरेंद्र मोदी की, क्योंकि सिफारिश करने के अधिकार उन्हीं को है। अब सवाल है कि सर हमारे हाथ में पावर है तो हम खुद की भी तो सिफारिश कर सकते हैं कि हम ही के दे दो, हम ही उस लायक आदमी हैं। तो क्या ऐसा कभी हुआ कि कोई प्रधानमंत्री देश के थे जो खुद की नाम की सिफारिश कर दिए? तो हाँ साहब, ऐसा देश में हुआ कि जब प्रधानमंत्री से पूछा राष्ट्रपति कि इस पर भारत रत्न किसको मिलना चाहिए, वो प्रधानमंत्री बोले कि हमसे बेहतर तो कोई नहीं है, हम ही को दे दिया जाए। और वो प्रधानमंत्री हैं साहब देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। समझना, ये भारत के 2 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने नाम का सिफारिश किए हैं। देखिएगा, बात करते हैं, हाँ, तो अब पूछा जाए, हाँ, तो एक हो गया आपका नेहरू जी, एक हो गया आपका नेहरू जी, और एक हो गया आपका इंदिरा गांधी। समझना, एक क्या हो गया? इंदिरा गांधी। ऐसे रिश्ते में दोनों पिता पुत्री हैं, दोनों के पास अपना अपना एक रिकॉर्ड है। ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं तो ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है ना। तो अगर पूछा जाए कि देश की, यानी देखिएगा ये दोनों रिश्ते में पिता पुत्री है, दोनों के पास अपना अपना एक रिकॉर्ड है साहब। नेहरू जी जो है ना वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, तो इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है। 1955 में नेहरू जी बोले थे कि भारत रत्न हमें ही मिलना चाहिए। तो ये हुआ ना भाई कि नेहरू जी को पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री पद मिल गया। ये भी तो क्वेश्चन पूछेगा ना, ये क्वेश्चन तो पूछेगा कौन से व्यक्ति जो खुद की नाम की सिफारिश किए,
तो नेहरू जी और इंदिरा गांधी। लेकिन ये भी तो पूछेगा ना कि कौन से ऐसे व्यक्ति जिनको पद पर रहते हुए भारत रत्न दे दिया गया, तो नेहरू जी और इंदिरा गांधी। अब नेहरू जी को 1955 में भारत रत्न मिला है साहब। अब ये आदमी देखिएगा 1947 में प्रधानमंत्री बने हैं तो 1964 तक रहे। नेहरू जी 1947 में प्रधानमंत्री बने तो 1964 तक रहे, इनको 55 में भारत रत्न मिल गया। तो क्लियर है कि उसमें प्रधानमंत्री पद पर थे, तो प्रधानमंत्री पद पर रहते पर मिला। तो ये भारत रत्न से सम्मानित पहले प्रधानमंत्री भी होंगे, यानी पहले प्रधानमंत्री भी होंगे, क्योंकि देश के बहुत सारे प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिला। तो ये भारत रत्न से सम्मानित देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। यानी नेहरू जी के पास 3 रिकॉर्ड यहाँ पे है। पहला रिकॉर्ड ये कि पद पर रहते हुए भारत रत्न मिला। दूसरा रिकॉर्ड ये खुद के नाम की सिफारिश किए। तीसरा रिकॉर्ड ये कि ये भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री है। 3 रिकॉर्ड हुआ ना। इंदिरा गांधी की बात करते हैं। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न मिला, और ये इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी और लगातार 1977 तक रही थी। उसके बाद में इनकी बीच में सरकार गिरी है, फिर एंट्री हुआ है, बीच में सरकार गिर गई है साहब। तो आप समझ में रहे ना। तो अगर ये 1966 में प्रधानमंत्री बनी और 1977 तक रही और 1971 में इनको मिल रहा है, तो ये भी बात वही है। तो ये भारत के कैसे प्रधानमंत्री हैं जिनको पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री भारत रत्न मिला। ये खुद के नाम की सिफारिश की है, और ये भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला भी हुई। इनसे पहले किसी महिला को भारत रत्न नहीं मिला था। ये भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला हुआ। फिर से रिपीट कीजिए करते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी, पद पर रहते हुए मिला, और ये खुद के नाम की सिफारिश की। चलिए यहां से आपका कम हो गया। अब सवाल है कि संख्या की बात करते हैं। तो संख्या जो है ना वो गृह मंत्रालय तय किया साहब। जो गृह मंत्रालय जो है ना वो संख्या तय किया है, यही संख्या तय करता है। तो गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारत रत्न कभी भी मिलेगा ना तो अधिकतम 3 व्यक्ति को मिलवे करेगा। यानी एक व्यक्ति को मिल जाए, 2 व्यक्ति को मिल जाए, लेकिन अधिकतम जो है ना वो 3 व्यक्ति को ही भारत रत्न मिलेगा। तो भारत रत्न कभी भी 3 व्यक्ति से ज्यादा देने की सलाह गृह मंत्रालय अपने अधिकार से नहीं देते हैं। लेकिन ये 3 का जो रिकॉर्ड है ना वो टूटा है। एक टूटा 1999 में साहब, समझना, एक टूटा 1999 में और एक टूटा 2014 में, और ये दोनों तोड़ने वाला बीजेपी ही है, समझना। हाँ 2000 ठीक है, तो 2024 ठीक है, तो बोले अच्छा भाई 24 हो गया ना। अब ध्यान देगा तो ये हमें यहां से भी कुछ देखिएगा। यहाँ पे क्या है कि संख्या तय करता है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय अभी अमित शाह के हाथ में है। तो दोनों तो भैया है, मोदी जी अमित शाह, समझ ना। अरे भाई अपना नहीं है, लेकिन ये राजनीति का भाई है ना। अब ध्यान देगा तो देखिए, कहने का मतलब है कि भारत रत्न की संख्या, हाँ भारत रत्न मिलता है 3 लोग का, तो ये अधिकतम 3 लोग है। तो अधिकतम 3 लोग है, तो देखा गया कि 3 का रिकॉर्ड हमारे यहाँ टूटा है। तो एक 3 का रिकॉर्ड टूटा 1999 में, और एक 3 का रिकॉर्ड टूटा 2024 में। 3 का रिकॉर्ड तोड़े थे अटल बिहारी वाजपेयी। 1999 में याद कीजिएगा कारगिल युद्ध हुई थी, और 1999 में भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और सरकार थी बीजेपी की। अब अटल बिहारी वाजपेयी 4 व्यक्तियों को भारत रत्न दे दिया था 1999 में। तो 1999 में ये बीजेपी की सरकार ने 4 व्यक्ति को भारत रत्न दिया। कह रहा है कि 3 के देवे कीजिए, रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिए, उसका तोड़ दिया ना। अब मोदी जी कैसे पीछे रहते, इनको तो रिकॉर्ड बनाने की आदत है साहब। ये दे दिए 5 को कि जाओ, समझना। ये 5 व्यक्ति को दे दिया, तो ये वाला भी रिकॉर्ड टूट गया ना। तो कांग्रेस सरकार के पास एक रिकॉर्ड है साहब कि खुद की नाम की सिफारिश करो। बीजेपी सरकार के पास एक रिकॉर्ड है कि रिकॉर्ड तोड़ दो। दोनों के पास अपना अपना रिकॉर्ड है। अब बताइए, नियम कह रहा है कि 3 को दे दीजिए, ये दबा दिया होगा 4 के 5 हो गए। तो आपसे पूछेगा कि भारत रत्न अधिकतम 3 लोग को ही मिलता है,
लेकिन कौन सा ऐसा साल रहा जो 4 को मिल गया? 1999 में। और कौन 1999 में। और कौन सा ऐसा साल रहा जो 5 को मिल गया? 2024। हम ही लोग के समय में, समझ ना। अब ध्यान देगा, अब ध्यान देगा आगे। चलिए अब सवाल है कि ठीक है सर 5 को मिल गया, ये अच्छी बात है। एक सवाल आ रहा है कि हम लोग को जानते हैं सर, एक समय होता क्या ना कि हम लोग बेरोजगार हैं, तो हमारे यहाँ जैसे शादी विवाह होती है या कुछ भी हो, तो मतलब हम अपने नाम के पीछे आगे पीछे तो बेरोजगार लिख नहीं सकते हैं, समझ ना। हाँ, तो हमारी वैल्यू गिर जाएगी अगर लिख दिया जाए। जैसे अभी लगन के टाइम चल रहा साहब, लिख दिया जाए, हम कहते हैं जब टाइटल लिखने का शौकी है, लड़का साहब इंजीनियर है तो इंजीनियर लिख रहा था जी नाम, डॉक्टर तो डॉक्टर, अगर लड़का इंजीनियर है तो इंजीनियर लिखाएगा, और डॉक्टर लड़का डॉक्टर तो डॉक्टर, अगर सेना में है तो आर्मी वगैरह लिखाता, नेवी एयरफोर्स। आप बीपीएससी टीचर है साहब तो बीपीएससी टीचर। वो क्यों लिखवाते हैं? क्योंकि जिसके जिसके यहाँ कार्ड है उसको पता चले कि हम हैं कौन, है ना। लेकिन जो बेचारा बेरोजगार रहता है वो कहाँ लिखवाता है कि हम बेरोजगार हैं? जैसे मुकेश कुमार ब्रैकेट में बेरोजगार ये भी तो होनी चाहिए ना। जब साहब ऊपर वाला लिख रहा है डॉक्टर इंजीनियर आर्मी नेवी एयरफोर्स बीपीएससी टीचर, इस पर नए वाले में चयन हुआ है, तो बेरोजगार तो बेरोजगार भी लिखना चाहिए। लिखने का फैसले शुरू हो गए साहब, लेकिन क्यों नहीं लिखता वो? उसको पता है कि बेरोजगार लिखेंगे ना तो वैल्यू हमारी घट जाएगी। तो जहाँ पे वैल्यू बढ़ता है वहां पे हम हद तक प्रयास करते हैं कि वो चीज लिखे। तो जिसको लिखने से मेरी वैल्यू बढ़ती है तो वो लिखते हैं, लेकिन जिसको लिखने से हमारी वैल्यू गिर जाती है ना, उससे लिखते भी नहीं है और अच्छे अच्छे जगह पे बताते भी नहीं है साहब, नहीं बताते। शादी विवाह में कौन है कह के लड़का बेरोजगार है? लड़का अगर बेरोजगार है तो पढ़ रहा है, इतना तेज है ना कि नौकरी लगा ही जाएगा। इस चक्कर में हमारे गांव में 3-4 की नौकरी अति शादी हो गया साहब, शादी होने के बाद फिर लग रहा नौकरी अभी तक, समझना। अब सवाल है कि चलिए सर ये तो अच्छी बात है, अगर किसी को भारत रत्न मिल गया तो वो लिख सकता है कि नहीं अपने नाम के आगे पीछे कि है ना भाई, जैसे सचिन तेंदुलकर और ब्रैकेट में भारत रत्न विजेता? नहीं लिख सकता साहब, ये सब नौकरी वाला चलेगा। लेकिन आप अपने अब 2-3 जगह पे अपना अपना टाइटल का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक घर के आगे बोर्ड लगा के, समझना, सत्येंद्र प्रसाद एडवोकेट है ना, समझना, फिर ये डॉक्टर, ये सब चलता है। लेकिन आप ये नहीं लगा सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न विजेता या भारत रत्न, यानी भारत रत्न आपको मिला है, लेकिन आप उस भारत रत्न का इस्तेमाल किसी भी जगह पे अपने नाम के आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। और आपको स्टेज पर या किसी मंच पर कोई बुलाते समय भारत रत्न विजेता कह के भी नहीं बुलाएगा। जैसे कभी कभी देखते हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हमारे पूर्व विधायक आ रहे हैं स्टेज पर, बोलते हैं ना, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। कभी कभी बोलता है कि पूर्व मंत्री आ रहे हैं, नहीं बोल सकते हैं कि भारत रत्न विजेता आ रहे हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च पुरस्कार है साहब, कोनो और अगर अच्छी नहीं है कि आप उसका नाम लेकर बुला लीजिए यहाँ पर, समझना। अब सवाल है कि सर अगर हम बुला ही दिए तो क्या हो गया? गलत हो गया साहब, क्योंकि संविधान में जो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 18 के ए में ये बात लिखा हुआ है। अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है तो अनुच्छेद 18 के तहत मिलता है, पता है ना। तो अनुच्छेद 18 के तहत किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है। अगर देखिएगा, यानी कहने का मतलब ये है, तब सवाल है कि सर भारत रत्न आया 1954 में, संविधान तो लिखा गया पहले ही। तो अनुच्छेद 18 में लिखा हुआ है कि भारत में किसी भी तरह की अगर पुरस्कार मिलेगी, भारत में किसी भी तरह की अगर बड़े पुरस्कार मिलेगी तो वो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा। तो भारत रत्न राष्ट्रपति द्वारा नहीं दिया जाता है, तो इंडिकेट हुआ उसी की तरफ ना। तो आपको जो भारत रत्न मिलता है वो अनुच्छेद 18 के तहत मिलता है। किसके तहत मिलता है? अनुच्छेद 18 के तहत। और अनुच्छेद 18 के ए में, अनुच्छेद 18 के 1 में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का वो भारत रत्न मिलता है तो वो अपने नंबर प्लेट या नाम के आगे पीछे वो भारत रत्न जैसे टाइटल का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो नहीं लिख सकता है भारत रत्न, समझना। ये हो गया, समझ में आया इतना? चलिए आगे
चलते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा हम अपने मुद्दे पे आते हैं, जिस मुद्दे पे हम बात हो रहे थे। धीरज, सब काम हो रहा तो ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, हम अपने मुद्दे पे आते हैं, रहना चाहिए। चलिए अब अपने मुद्दे पे आते हैं। चलिए अब रिकॉर्ड तो टूट ही गया। 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला। अब 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला तो हर व्यक्ति इसको हर एंगल से देख रहा है। कुछ लोग कह रहा है कि अच्छा हुआ, इन लोगों को मिलना चाहिए था। कुछ लोग कह रहा है कि राजनीतिक पॉइंट है। चलिए, हर व्यक्ति को अनुच्छेद 19 के तहत बोलने के आधार है, बोलने का अधिकार है, बात रखने के अधिकार है। हम किसी की बातों को खंडित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी हमारे यहाँ इस बार क्या कहते हैं, राजद्रोह और देशद्रोह की मल्टर आया था। तो हमारे यहाँ देश में राजद्रोह जैसे कानून को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, तो देशद्रोह आ गया। तो देशद्रोह कानून में भी ये बात लिखा गया है साफ साफ कि कोई भी व्यक्ति अपने मन की बात बोल सकते हैं। अनुच्छेद 19 के में उसको बोलने के अधिकार है। अगर उसको लगे कि ये सरकार द्वारा किया गया एक काम गलत है, तो व्यक्ति उस काम का विरोध भी कर सकता है। अगर उसको लगे कि सरकार द्वारा किया गया काम ये सही है, तो उस व्यक्ति उसको सपोर्ट भी कर सकता है। यानी आपको सरकार का सपोर्ट करना और सरकार का विरोध करना दोनों अधिकार है साहब। यह अधिकार की आपसे कोई छीन नहीं सकती है। ऐसा हमारे देश में बनाए गए नए कानून में भी बताया गया है। ऐसे पुराने में भी था, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये चीज हमको केदारनाथ बनाम बिहार सरकार जैसे केस में भी देखने के लिए हमें मिलता है। तो हमारी सरकारें अगर 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दे दिया है, अब अगर कोई कहता है कि बीजेपी सरकार या नरेंद्र मोदी सरकार 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया 2024 में लोकसभा का चुनाव है, ये पूरा के पूरा राजनीतिक खेल है, तो वो बोलने के लिए स्वतंत्र है साहब। ऐसा उसको संविधान अधिकार देता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको वही दिखा, उसको वही लग रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, जिस व्यक्ति को दिया गया वो व्यक्ति लेने लायक था, इन्हें तो और पहले मिलना चाहिए, मोदी सरकार ने पुरस्कार देकर बहुत अच्छा काम किया है, तो वो भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। ये चीज की जानकारी सभी व्यक्तियों को होना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने के अधिकार है और हम उनकी बातों से नाराज ना हो, हमारी दोस्ती न टूटे। साहब, एगो दोस्त कांग्रेस वाला रहेगा, एगो बीजेपी वाला रहेगा, तो कांग्रेस का दोस्त कांग्रेस ने से बोलेगा, बीजेपी का दोस्त बीजेपी की तरफ से बोलेगा, तो का दोस्ती टूट जाएगा? ये बचपन का जो प्यार है वो टूट जाएगा ये बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में? नहीं तोड़ना। 2024 में चुनाव है, समझे ना। जो बचपन से जो दोस्ती है उसको तोड़ना नहीं है साहब। लेकिन वोट देंगे जिसको हम पसंद करते हैं उसी को। अब वोट देकर आवेंगे फिर हाथ मिलावेंगे, पार्टी अपनी अपनी जगह पे। ऐसे भी संविधान हमें इतना अधिकार देता है, इसमें नाराज होने की कोई बात ही नहीं है। चलिए, अब सरकार एजेंडा जो भी रहे, चलिए अच्छी बात है। चलिए अब सवाल है कि सरकार 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया है। अब 5 व्यक्तियों की भारत रत्न दिया, तो वो 5 व्यक्ति कौन है? सबसे पहले घोषणा तो कर्पूरी ठाकुर जी का ही हुआ था, है ना। तो देखिएगा, ये जो है ना, ये है आपके कर्पूरी ठाकुर। तो सबसे पहले घोषणा जो हुई थी वो कर्पूरी ठाकुर की हुई थी साहब। पहले कर्पूरी ठाकुर का हटाइए, यहाँ पे नाम लिखा ठीक रहेगा। सबसे पहले ये देखिएगा, ये जो व्यक्ति जो है ना, ये है कर्पूरी ठाकुर। देखिएगा, ये जो व्यक्ति है ये है कर्पूरी ठाकुर। और ये हो गए आपके लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण, कलर दिख रहा है ना जी, ये हो गए लाल कृष्ण आडवाणी। ये हो गए लाल कृष्ण आडवाणी। और ये हो गए आपके चौधरी चरण सिंह। ये जो है ना, ये हो गए आपके चौधरी चरण सिंह। और ये हो गया पीवी नरसिम्हा राव। ये जो है ना, ये कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। ये हो गए आपका पीवी नरसिम्हा राव। और ये हो गया M.A. स्वामीनाथन। तो चलिए, ये 5 ऐसे व्यक्ति हैं, अल्लाहबंद, ये 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और M.A. स्वामीनाथन।
नाथन। अब आप लोग के मन में चल रहा है कि सर ये है कौन, थोड़ा इनके बारे में बताया जाए, क्योंकि इनके बारे में बढ़ चढ़ के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखिए साहब, हुआ ये कि 2019 के पहले तो आखिरी बार 2019 में भारत रत्न मिला था, 2019 में भी लोकसभा के चुनाव था, आखिरी बार। मुस्कुराइएगा नहीं, हम बोल रहे हैं, समझना, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरी बार भारत रत्न 2019 में मिला था, और 2019 में भी लोकसभा का चुनाव था, और इस बार भी भारत रत्न 2024 में मिला है, 2024 में भी लोकसभा का चुनाव है। आपको विश्वास नहीं तो देखिएगा, आपका भी रिकॉर्ड इसका देखिएगा। देखिए साहब, ये बीजेपी सरकार है ना, तो बीजेपी सरकार में देखिएगा 2019 में मिला था ना, 2019 के बाद कभी फिर मिला नहीं मिला, अब 2024 में मिला ना, वही आपको दिखा रहे हैं, बस देखिए, समझ ना। कुछ बोलना बोल सकते हैं, आपको तो इतना पावर है साहब, हम कैसे मान्य कर देंगे, संविधान आपको अधिकार दिया है। अब ध्यान देगा, चलिए। हाँ, अब सवाल है कि सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया था, सॉरी मिस्टेक हो गया हमसे, है ना, घोषणा हुआ था 2024 में। 2024 में भारत रत्न किसको दिया जाएगा, ये घोषणा सबसे पहले हुई थी कर्पूरी ठाकुर की। तो देखिए कर्पूरी ठाकुर की अगर बात किया जाए तो देखिएगा, ये आपकी कर्पूरी ठाकुर है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 ईस्वी को हुआ था। कर्पूरी ठाकुर की जन्म कब हुई थी? 24 जनवरी 1924 ईस्वी को हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान जो है ना, वो बिहार के समस्तीपुर जिला के पितौछिया गांव में है साहब। और इनका जो उपनाम जो है वो जन नायक है। ऐसे लोक नायक कहते हैं जयप्रकाश नारायण को, और लोकमान्य कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को। तो जन नायक कर्पूरी ठाकुर, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। देखिए ये जाति से थे साहब नाई, इनका जो जाति जो था ना वो नाई था। लेकिन ये नाई जाति के जो लोग होता है ना, वो ठाकुर टाइटल लगाते हैं, ठाकुर जो है ना वो टाइटल लगाते हैं। ऐसे ठाकुर फिल्मों में कोई और हुआ करते थे, अमरीश पुरी और करण अर्जुन मूवी में ठाकुर थे, हाँ विलेन। और ठाकुर का बहुत से मतलब निकलता है। ऐसे ठाकुर लोग, छोड़िए सब बात, राजनीति की बातें है, हम नहीं चाहते हैं, छोड़ो हटाओ। तो इनका पिता का नाम क्या है? गोकुल ठाकुर। और देखिए गोकुल ठाकुर गांव के किसान थे, और ये अपने पारंपरिक पेशा नाई का काम किया करते थे। देखिएगा अब कर्पूरी ठाकुर के जन्म की बात करते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था 24 जनवरी को ना। 24 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? कर्पूरी ठाकुर की जयंती, राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। देखिए कर्पूरी ठाकुर 1942 में भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़े थे साहब, और ये जेल में भी गए थे, ऐसी बात नहीं है। ये पहली बार विधायक बने थे 1952 ईस्वी में, ये पहली बार विधायक बने थे 1952 ईस्वी में कर्पूरी ठाकुर। और कर्पूरी ठाकुर आगे चलकर बिहार के मुख्यमंत्री बने। अब सवाल है कि बिहार के मुख्यमंत्री बने तो ये बहुत सारे काम किए साहब। पहला काम, बिहार में ओबीसी के लिए आरक्षण लेके यही आए थे, ओबीसी, क्योंकि पहले सिर्फ एससी और एसटी को आरक्षण था। अम्बेडकर जी संविधान में एससी और एसटी को आरक्षण दिए थे, ओबीसी और जनरल को कोई आरक्षण नहीं था। लेकिन बिहार, ऐसे देश में तो मंडल का नाम आता है, अलग बात है, लेकिन बिहार में ओबीसी के लिए पहला आरक्षण लेके आया था कर्पूरी ठाकुर। उसके बाद हुआ ये साहब कि गांव के जो लड़के जो थे ना, वो पढ़ना नहीं चाहते थे। और नहीं पढ़ने का पीछे कारण साहब ये था कि पढ़ने में तो बहुत तेज था, मैथ भी आता था, साइंस भी आता था, संस्कृत आता था, लेकिन बेचारा अंग्रेजी में फेल हो जाता था। एक गांव के लड़के के अंग्रेजी होता था कमजोर, तो अब अंग्रेजी में फेल होने के कारण पहले का रिकॉर्ड होता था साहब, एक लड़का साहब हैट्रिक मारता था फेल में, मैट्रिक में 3 बार अंग्रेजी में फेल हुआ साहब। एक तो सिक्सर मारता था 6 वर्ष पहले कर रहा, समझे ना। कर्पूरी ठाकुर समाज की है कि गांव को लड़के को अगर पास करवाना है ना, तो सबसे पहले अंग्रेजी का मान खत्म करवाओ। तो अंग्रेजी अनिवार्य खत्म करवा दिए। बोले अंग्रेजी की पढ़ाई भी होगी, अंग्रेजी की परीक्षा भी होगी, लेकिन अंग्रेजी में फेल होने पर बच्चा फेल
नहीं होगा, उसका नंबर ही नहीं जुटेगा। चाहे अंग्रेजी में तो 90 नंबर ले आपको, या तो फिर 0 नंबर लाओ साहब, उसका नंबर नहीं जुटेगा। तो अंग्रेजी, बिहार में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय से हटाने वाला मुख्यमंत्री कौन है? कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। उसके बाद साहब 10वीं तक क्लास फ्री, कोचिंग नहीं, स्कूल, 10वीं तक स्कूल फ्री करवा दिए। और देखिए बिहार का राजकीय भाषा हिंदी है, लेकिन सबको पता है कि बिहार का राजकीय भाषा हिंदी है, लेकिन बिहार का दूसरा राजकीय भाषा जो है ना साहब, उर्दू है। उर्दू को कौन बनाया? कर्पूरी ठाकुर नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर ने कहा था कि बिहार का पहला राजकीय भाषा अगर हिंदी है तो दूसरा उर्दू रहना चाहिए। ये बनाने वाले मुख्यमंत्री कौन है? कर्पूरी ठाकुर। तो इसी तो कर्पूरी ठाकुर को लेकर कुछ पॉइंट आपको बता दी गई। ये वो कर्पूरी ठाकुर है जिनका शिष्य हुआ करते थे लालू यादव और नीतीश कुमार, और ये दोनों के दोनों शिष्य बिहार पर लंबे समय तक राज किए। पहले लालू यादव, अभी नीतीश कुमार, है ना। तो समझिए कि जो मुख्यमंत्री इतने बड़े बड़े काम किए, उनके दो चेला बिहार का मुख्यमंत्री बन गया, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। 2024 में इनको मिला। चलिए अब आगे की बात करते हैं। चलिए इनका कर्पूरी ठाकुर का हो गया। हाँ, लेकिन एक बात मैटर यहां से भी है। अब देखिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला। अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला तो हमारी माइंड में ये चल रहा है कि सर ये बहुत खुशी की बात है, हमारे बिहार के आदमी का भारत रत्न मिला। लेकिन क्या ये भारत रत्न से सम्मानित इकलौता बिहारी है? नहीं साहब, कर्पूरी ठाकुर 5वां बिहारी है जिनको भारत रत्न मिला है। इनसे पहले 4 को मिल चुका है, तो 5वें बिहारी को हम देखने का प्रयास करते हैं, क्या पता कौन वाला पूछ देगा। देखिएगा हम यहां पे समझेंगे, बिहार के 5 व्यक्ति को, बिहार के 5 व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित, समझ में आ रहा है ना जी, किया। हाँ, बिहार के 5 व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब वो 5 व्यक्ति कौन है वो समझिएगा। बिहार के 5 व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक हो गया आपका डॉक्टर विद्यान चंद्र राय। एक क्या हो गया? डॉक्टर विद्यान चंद्र राय। फिर आपके एक हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर एक हो गए आपका जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। एक हो गया साहब उस्ताद, हाँ चौथा हो गया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और 5वां हो गया आपका, 5वां हो गया कर्पूरी ठाकुर। 5वां कौन हो गया? कर्पूरी ठाकुर। तो ध्यान देगा, ये वो 5 बिहारी है जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये जानना भी हमको बहुत जरूरी है। तब कह रहा कि कितने बिहारी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो 5 बिहारी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिसमें आपका डॉक्टर विद्यान चंद्र राय को भारत रत्न मिला था 1961 ईस्वी में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला 1962 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण को मिला 1999 ईस्वी में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला 2001 में। और कर्पूरी ठाकुर को मिला 2024 में। आप एक बात यह है कि ये कर्पूरी ठाकुर को कितने बरस बाद मिला है? इनके बाद देखा जाए तो 23 बरस बाद, समझना। अब ध्यान देगा, अब जो बच्चे का जन्म जिस वर्ष उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को पुरस्कार मिला था, उस वर्ष किसी बच्चे को अगर जन्म हुआ होगा तो इसमें जवान हो गया, 23 साल का हो गया, समझ रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं इस बात की हमें दुख है कि इतना लंबे समय बाद बिहार के व्यक्तियों को पुरस्कार मिल रहा, ये होना नहीं चाहिए। हमारे बिहार में बहुत काबिल और योग्य व्यक्ति भी हैं, समझना। इस क्रम में 1-2 व्यक्ति और आना चाहिए था। चलिए अब देखिएगा, तो चलिए हाँ अब देखिएगा, यहाँ पे एक सवाल पूछेगा। देखिए क्या सवाल पूछेगा। पहला सवाल ये पूछ सकता है कि भारत रत्न से सम्मानित पहला बिहारी कौन है?
तो पहला बिहारी का नाम कौन आएगा? विद्यान चंद्र राय। क्रम संख्या में पूछेगा तो ऐसे बोलना है ना। देखिए, भारत रत्न सम्मानित प्रथम बिहारी हो गया विद्यान चंद्र राय। क्रम संख्या पूछेगा तो ऐसा काम करते हैं, सब पे थोड़ा थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं हल्का फुल्का शॉर्ट में। पहला नाम है विद्यान चंद्र राय का। विद्यान चंद्र राय कौन हो देखिएगा। विद्यान चंद्र राय की अगर जन्म की बात करते हैं ना, इनका जन्म हुआ है साहब 1 जुलाई 1882 ईस्वी को। 1 जुलाई 1882 ईस्वी को हुआ है। इनका जन्म जो हुआ है ना, वो बांकेपुर में हुआ है। बांकेपुर पटना, बांकेपुर, बांकीपुर भी बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बांकीपुर पटना। तो विद्यान चंद्र राय की अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, विद्यान चंद्र राय की अगर बात किया जाए तो विद्यान चंद्र राय का जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 ईस्वी को आपका पटना के बांकीपुर में। ये पेशे से डॉक्टर थे साहब। ये महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तक, ये महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तक के इलाज कर चुके हैं। और ये सुभाष चंद्र बोस के मित्र भी रह चुके हैं। विद्यान चंद्र राय, विद्यान चंद्र राय जो है वो सुभाष चंद्र बोस के मित्र भी रह चुके हैं। और इस विद्यान चंद्र राय का एक मित्र था जिसका नाम था जगदीश नंदन। अब वो इस्लामपुर के रहने वाले थे, समझना। और जगदीश नंदन को जैसे हुआ था, इस पर 2-4 लाइन बोल देते हैं। एक इस्लामपुर का एक व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम था, ध्यान देगा, एक हाँ जी, एक कच यही वाला इस्लामपुर, समझ ना क्या हुआ। इस इस्लामपुर की बात कर रहे हैं, समझ ना। देखिएगा, एक इस्लामपुर ऐसा विद्यान चंद्र राय, सुभाष चंद्र बोस का बुक स्पेशल मंगवाइएगा ना, तो उसमें जगदीश नंदन की चर्चा है, समझना। तो ये बताते, ये है जगदीश नंदन, ठीक है। ये क्या है? जगदीश नंदन। ये जगदीश नंदन है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए इनको बारे में बताते हैं। ये आपकी जगदीश नंदन है। तो जगदीश नंदन जो है ना साहब, वो इस्लामपुर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इस्लामपुर के रहने वाले थे। और ये इस्लामपुर के एक बड़े आदमी थे, ऐसी बात नहीं है। इनकी कहानी यह है कि इनके घर में पोस्ट ऑफिस चलता था, और पोस्ट ऑफिस अंग्रेज सरकार का था। इनका जो घर था ना, इनके घर में पोस्ट ऑफिस चलता था, पोस्ट ऑफिस अंग्रेज सरकार का था। 1942 में जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए थे, तो ये जगदीश नंदन कहा किए कि अपने घर में आग लगा दिए पोस्ट ऑफिस वाला में, और देश की स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। और ये गए यहां से पटना गए, तो पटना में इसको कुछ क्रांतिकारियों से मुलाकात हुई। उसके बाद ये गए पश्चिम बंगाल में इनको विद्यान चंद्र राय से मुलाकात हुई। उसी दौरान इनका सुभाष चंद्र बोस से कनेक्शन हुआ, और विद्यान चंद्र राय जगदीश नंदन को सुभाष चंद्र बोस से मिलवाया। तो जब इस्लामपुर के जगदीश नंदन को सुभाष चंद्र बोस से मिलवाने वाला कोई और नहीं, वो विद्यान चंद्र राय है। विद्यान चंद्र राय मिलवाया। वो जगदीश नंदन सुभाष चंद्र बोस से इतना प्रभावित हुए कि जब वो इस्लामपुर वापस आया ना, तो अपनी कीमती जमीन सुभाष स्कूल बनवाने के लिए दे दी है, समझना। और उन्हीं के जमीन पर आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे स्कूल है साहब। नेताजी सुभाष चंद्र क्या है ना, स्कूल है ना। हाँ, तो जी अब सवाल है कि इस्लामपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हाई स्कूल है, उसी हाई स्कूल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हाई स्कूल काहे रखा गया? तो पहली बात यह है कि जो व्यक्ति उस जमीन दान में दिया है ना, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो मिल चुके थे, उसका वो फैन थे, और उनकी इच्छा थी कि मेरी जमीन पर एक स्कूल खुलनी चाहिए और उसका नाम रहना चाहिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस हाई स्कूल। और वो व्यक्ति है साहब जगदीश नंदन। अब सवाल है कि सर उनके, ये जगदीश नंदन है साहब, सवाल है कि सर आप उसके बारे में बताइए। देखिए हम उनके बारे में खुलकर नहीं बता सकते हैं आपको, क्योंकि आप भी इस्लामपुर के ही रहने वाले हैं। आप लोग को 1 महीना का हम 1 महीने 10 दिन का टाइम देते हैं। आप लोग इस्लामपुर वासी हैं। ये दुख की बात है कि इस्लामपुर के रह के आप सुभाष चंद्र बोस के मित्र
भारत छोड़ो आंदोलन के लिए लड़ने वाले और सुभाष हाई स्कूल के लिए जमीन दान में देने वाले जगदीश नंदन के बारे में आप नहीं जानते हैं। ये दुख की बात आपके लिए है। आप भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त को जानते हैं, लेकिन दुख की बात है कि आप ही के इस्लामपुर का कोई क्रांतिकारी देश के लिए लड़ा था साहब, लेकिन न तो आपको कोई बताया आज तक और न आप अब तक जानते भी हैं। इसलिए आप लोग को हम 7 दिन का टाइम दे रहे हैं, 7 दिन में पता करके हमको बताइए कि सर वो कौन, हम तो उनके मन बता ही दिए, उनका पीढ़ी कौन है, हाँ उनका वंशज भी है, पीढ़ी कौन है, अभी वर्तमान में कौन लड़का इस्लामपुर में घूम रहा है जो जगदीश नंदन का पोता हो या परपोता हो, समझना। ऐसे हम जब हिस्ट्री पढ़े सुभाष चंद्र बोस की बुक में तो हुआ यह कि गूगल पे सर्च मारे, गूगल पे दूर दूर तक उस इंसान का कोई नाम नहीं है, तो गूगल पे नाम न मिलने का उस इंसान से मिलना मुश्किल हो गया हमें। फिर हम यहाँ के बुजुर्ग लोग जो जिनका उम्र बहुत ज्यादा है उन लोग के यहाँ थोड़ा कॉल लगाए, तो वो हमें इशारा किए कि आप उनसे जाके मिलिए, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको हम देते हैं। वो नंबर दिए, वो बोले आज हमको बुलाए हैं, बोला मेरे पास आइए, आपको उनका फोटो भी हम दे देंगे, उनके बारे में हम पूरा विस्तार से बता देंगे। वो उनका किताब में उनका मौत का डेट 1998 में लिखा हुआ है, 1998 के मौत है, तो हमको आज बुलाए हैं कि आप आइएगा, आपको उसको पूरा डिटेल उनका हम बता देंगे। हाँ, तो हमको कहना है कि नहीं, हम तो पता कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग भी यहाँ के बुजुर्ग लोगों से पूछिएगा तो शायद वो आपको बता देंगे, बेहतर रहेगा। बाकी हम अगले संडे या अगले सप्ताह में अगर मिलेंगे तो आपको उनका पूरा डिटेल हम इमेज के साथ दिखा देंगे, क्योंकि मेरे पास उनका कोई फोटो वगैरह नहीं है, लेकिन वो बोले हैं कि आप मेरे पास आइए, समझना। तो चलिए, इस्लामपुर की बात थी साहब। हम लोग हमेशा लगता है कि हमारे आसपास की भी कोई क्रांतिकारी हो, लेकिन अब उस क्रांतिकारी से परिचित नहीं है, सोचे परिचित दिलवा देते हैं। चलिए ध्यान देगा, अब ध्यान देगा, आप लोग जानिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका अपना माध्यम से नहीं रहेगा। चलिए अब ध्यान देगा, नाम याद रहेगा ना, जगदीश नंदन। तो नाम लिखेगा, नाम आ गया विद्यान चंद्र राय, कैसे याद आ गया हमको, हम पढ़े थे इसलिए बता दिया। हाँ क्या उनका स्मारक नहीं है? चलिए ध्यान देगा, हल्ला बंद करेगा। यही ना दुख की बात है कि स्मारक उनका नहीं है। देखिएगा, आप आदमी का नाम बताइएगा, क्लियर हो जाएगा। कोई बुजुर्ग आदमी रहेंगे, उनसे एक सवाल पूछेगा कि सुभाष स्कूल के लिए जमीन जगदीश नंदन दिए थे, क्या वो जगदीश नंदन कौन है ना? जो यहाँ के बुजुर्ग रहेंगे ना वो आपको बता देंगे, क्योंकि उनका मौत लंबा नहीं, 1998 को लंबा समय नहीं है साहब, समझ ना। वो आपको पापा भी बता सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं है। ध्यान देगा, हल्ला बंद करेगा। लेकिन इस्लामपुर का वही आदमी बता सकते जो इस्लामपुर में सक्रिय है लंबे दिन से। अब ध्यान देगा आगे। चलिए विद्या चंद्र राय की बात करते हैं। विद्या चंद्र राय जो है ना, वो जगदीश नंदन के मित्र रह चुके हैं। उसके बाद ये महात्मा गांधी का डॉक्टर रह चुके हैं, ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का डॉक्टर रह चुके साहब, और ये सुभाष चंद्र बोस का दोस्त रह चुके, मित्र। अब आपका जगदीश नंदन को सुभाष चंद्र बोस से मिलवाने वाला आदमी कौन है? विद्या चंद्र राय। और जगदीश नंदन आपका इस्लामपुर का था। चलिए, विद्यान चंद्र राय पेशे से डॉक्टर होने के कारण, ध्यान देगा, विद्यान चंद्र राय पेशे से डॉक्टर होने के कारण इनके जन्मदिन पर डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, समझना। पूछता है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है ना साहब, हाँ, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है ना आपका, ध्यान देगा, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है ना वो आपका 1 ही जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन किनके जन्मदिन पर? डॉक्टर विद्यान चंद्र राय के जन्मदिन पर। चलिए अब आगे, अब देखिए, डॉक्टर विद्यान चंद्र राय पेशे से डॉक्टर थे, इनके जन्मदिन पर 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ये भले बिहार के थे, लेकिन ये लड़ाई लड़े थे पश्चिम बंगाल में, इसलिए इनको आधुनिक पश्चिम बंगाल का जनक कहा जाता है। तो कभी पूछा जाए कि आधुनिक पश्चिम बंगाल का जनक कौन है, तो आधुनिक पश्चिम बंगाल का जनक है साहब विद्यान चंद्र। ये पश्चिम बंगाल के सीएम भी रह चुके हैं,
ये पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं विद्यान चंद्र राय। उसी विद्यान चंद्र राय को भारत रत्न दिया गया 1961 में। क्लियर? चलिए अब कह रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न मिला। ये भारत के राष्ट्रपति बनने वाले इकलौता बिहारी है। अब तक कोई दोबारा कोई बिहारी राष्ट्रपति नहीं बना है। जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न मिला। ये साहब 1974 ईस्वी में आपका एक आंदोलन चलाए थे जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति। समझे ना? इसका नाम क्या था? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति समझना। तो संपूर्ण क्रांति चलाया गया था 1974 में। ये शुरू हुआ था पटना से, और ये शुरू हुआ था पटना से, शुरू किए थे जयप्रकाश नारायण। इसी संपूर्ण क्रांति का नारा था जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज की परवाह को नई दिशा में मोड़ दो। समझना? तो जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन के लिए भी जाने जाते हैं। उसके बाद आगे की बात करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये शहनाई वादक थे साहब। 1947 में जब देश आजाद हुआ था ना, तो नेहरू जी शहनाई बजाने के लिए इनको लाल किला के पास बुलाए थे। तो पूछा जाता है कि देश के आजादी में के पहले जश्न में लाल किला पे शहनाई बजाने के लिए कौन गया था? हमारे बिहार से बिस्मिल्लाह खां गए थे। हाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और इस बार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला। ये पांचों व्यक्ति का परिचय हो गया ना? समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलिए। और व्यक्ति है, देखिए साहब, अब बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी की। तो लाल कृष्ण आडवाणी की अगर बात किया जाए तो देखिएगा, ये हो गए आपको लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी देखिएगा, ये भारत के, इनके पास योग्यता ये साहब की भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। समझना? जैसे इसमें देखिएगा, एक बात समझिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन घुमा देगा कि 5 व्यक्ति को मिला ना, तब पूछेगा कि के गो प्रधानमंत्री को 2024 में भारत रत्न मिला। समझना? के गो उप प्रधानमंत्री को मिला, के गो मुख्यमंत्री को मिला। तो देखिए प्रधानमंत्री यहाँ पे 2 गो है। समझना? ये दोनों प्रधानमंत्री है साहब। अगर प्रधानमंत्री पूछे ना कि 2024 में कितने प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिला, तो 2 प्रधानमंत्री के, एक चौधरी चरण सिंह और एक पीवी नरसिम्हा राव। और अगर उप प्रधानमंत्री पूछे तो के गो हुआ? एक ना हुआ उप प्रधानमंत्री। और सीएम पूछे, मुख्यमंत्री पूछे तो एगो। और ये वैज्ञानिक ना हुआ जी, है ना? तब वैज्ञानिक कितना हुआ? 1 को। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना? तो 2024 में अगर 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला गया, जिसमें 2 गो है प्रधानमंत्री, एक है उप प्रधानमंत्री, एक है मुख्यमंत्री, ये क्या है? वैज्ञानिक। तो लाल कृष्ण आडवाणी की अगर बात करते हैं ना, तो लाल कृष्ण आडवाणी बिहार के सीएम रह, सॉरी गड़बड़ हो गया जी, मार करवा देगा झुट्टों में। समझे? लाल कृष्ण आडवाणी जो है ना, वो भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं साहब, उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो अगर पूछा जाए कि जैसे जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे ना, उसमें ये उप प्रधानमंत्री थे साहब। अगर लाल कृष्ण आडवाणी नहीं होते ना, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। क्योंकि जब गुजरात में दंगा हुआ था, गोधरा कांड, कोई दिक्कत का हुआ, गोधरा कांड हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी मन बना लिए थे कि नरेंद्र मोदी को पार्टी से निकाल ही दिया जाए, मुख्यमंत्री पद हटा के। लेकिन नरेंद्र मोदी को अगर सेफ रखने वाला कोई व्यक्ति है तो वो लाल कृष्ण आडवाणी है। नरेंद्र मोदी को 2013 में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया था, और नरेंद्र मोदी ही बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होंगे। इसमें पूरा जोर लगाने वाला आदमी कोई और नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी है। और वो नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी को 2024 में भारत रत्न दिलवाए। आई बात समझ में? चलिए अब आगे की बात करते साहब। बात अगला व्यक्ति है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की अगर बात किया जाए ना, तो ये हो गए साहब चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, तो देखिए चौधरी चरण सिंह के अगर रिकॉर्ड देखिएगा, तो चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के रहने वाले। अगर राज पूछे ना, तो राज कहाँ है इनका? होगा यूपी। यानी एगो बिहार है, वो यूपी वाले हो गए। चौधरी चरण सिंह यूपी के रहने वाले साहब। ये यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह यूपी के रहने वाले हैं, ये यूपी के सीएम भी रह चुके हैं, और ये देश के पीएम भी रह चुके हैं साहब।
ये देश के पीएम भी रह चुके हैं, लेकिन ये देश के इकलौता पीएम है जो प्रधानमंत्री तो बने लेकिन एक दिन भी लोकसभा में नहीं गए। ये नहीं पूछता है कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री एक दिन भी लोकसभा में नहीं गया? कौन है? चौधरी चरण सिंह। ये हो गया चौधरी चरण सिंह। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव ने है, देखिएगा, ये हो गया साहब पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, देखिए कोई अगर पीवी नरसिम्हा राव के बारे में पूछे ना तो देखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव के बारे में पूछे तो रहने वाले हैं साहब, राज पूछे तो आंध्र प्रदेश होगा। राज कहां होगा? आंध्र प्रदेश। शॉर्ट समझते हैं ना? तो पीवी नरसिम्हा राज आंध्र प्रदेश का, कर्पूरी ठाकुर तो बिहार का हो गया। तो पीवी नरसिम्हा राज हो पीवी नरसिम्हा राव है आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश से इनकी राजनीति कैरियर शुरू हुई है। ये आंध्र प्रदेश के सीएम भी रहे हैं साहब, लेकिन यही आगे चलकर देश के पीएम भी बन गए। देश के क्या बन गए? पीएम भी बन गए। तो चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम से देश के पीएम बने। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम से देश के पीएम बने। तो पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के सीएम से देश के पीएम बने। बात समझ में आई ना? अब देखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव देश के पीएम बने तो क्या कुछ ऐसा काम किया? तो हाँ साहब, देखिए पहले क्या होता था ना कि अगर आप बैंक से लोन लेने जाइएगा ना तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। वो लोन जानते हैं एकदम देता था किसको? जो अमीर आदमी होता था उसको देता था। तो बैंक लोन आपको नहीं देगा साहब। लोन की बात करते हैं, आपको ये बोलना मुश्किल है कि हमको लोन चाहिए। ये बोल दीजिए इतना ही में आपको इतना बड़ा फटकार लगेगा ना कि एक महीना हिम्मत नहीं करेगा कि बैंक में जाए फिर। यानी बैंक के जो कर्मचारी होता था उसकी एक अपना रौद्र रूप होता था। आदमी देख के बात करता था। बैंक में पैसा जमा कीजिए, निकालने जाइए, आपके मन से नहीं उसके मन से मिलेगा, भले पैसा आपकी है। अब बैंक से अपना पैसा निकालने में आपको परेशानी होती थी। अब बात है लोन लेने की बात। आप नॉर्मल व्यक्ति लोन ले लीजिएगा, आपको इतना गुस्साएगा ना आप पर बैंक वाला कि आपकी हिम्मत नहीं करेगी कि दोबारा में हम जाए। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो वो उनको कहना था कि आम व्यक्तियों को बैंक से लोन लेने में बहुत सारी परेशानियां होती है। और वो देश के महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को वो वित्त मंत्री बनाए, पीवी नरसिम्हा राव। तो मनमोहन सिंह को ये वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को ये वित्त मंत्री बनाए। और मनमोहन सिंह ने नियम बनाया कि जितने भी बैंक के कर्मचारी है उसको सभी कस्टमर से नॉर्मल होकर बात करना पड़ेगा और कस्टमर को लोन लेने का अधिकार है, क्योंकि उसी का पैसा से बैंक चलती है। बैंक कोई सरकारी नहीं है। अगर सब पैसा जमा करना बंद करे तो बैंक खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई कर्मचारी अगर कस्टमर से सही ढंग से बात नहीं करता तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। लोन लेना हर कस्टमर का अधिकार है, लेकिन हाँ बैंक द्वारा बनाए गए नियम कानून को उसको सिर्फ पालन करना पड़ेगा। अगर उस नियम को फेस करते हैं तो आपको लोन, ऐसी उसकी हिम्मत नहीं कि लोन नहीं दे सकती है, समझे ना? तो कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति को बैंक से लोन लेने में अगर सही रास्ता दिखाया या उसको आसान किया तो प्रधानमंत्री कौन है? पीवी नरसिम्हा राव, जो मनमोहन सिंह को आगे लाकर ऐसे किया। चलिए अब आगे देखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव के बाद किसका नाम था? एम.ए. स्वामीनाथन। ये एम.ए. स्वामीनाथन का इमेज हमारे पास है। देखिए साहब, ये हो गए आपका एम.ए. स्वामीनाथन। ये क्या है? एम.ए. स्वामीनाथन। तो ये आपका एम.ए. स्वामीनाथन है। देखिए एम.ए. स्वामीनाथन की अगर बात किया जाए तो क्या कहा जा रहा है कि 2024 में एम.ए. स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया। अभी दिया नहीं गया, घोषणा वह मिल ही जाएगा। अब टाइपिंग हो गया तो हमेशा के लिए ना हो गया जी। तो 2024 में एम.ए. स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया। तो देखिएगा इनका जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1925 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 7 अगस्त 1925 ईस्वी को। इनका जो जन्म स्थान जो है ना वो तमिलनाडु के कुंभकोणम में है साहब। इनका उपनाम जो है ना, इनको हम बोलते हैं हरित क्रांति का जनक। तो नरेंद्र मोदी 2023 में तो इनका मौत हुआ था जी। अगले साल तो इनका मौत हुआ है, पढ़ाई के बैच में है, पढ़ा है ना। तो नरेंद्र मोदी हरित क्रांति के जनक
एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा किया है। चलिए, अब एम.एस. स्वामीनाथन को ऑलरेडी पहले से भी ढेर सारा पुरस्कार मिला हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जैसे पद्मश्री मिला साहब 1967 में, इनको पद्म भूषण मिला 1972 में, पद्म विभूषण मिला 1989 में, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला 1971 में, और टायर अवार्ड मिला साहब 1991 में, और एम.एस. स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न दिया गया। 2023 में इनकी मौत हुई थी, कुछ अगले साल इनकी मौत हुई थी। चलिए समझ ना, तो ये आपका हो गया। तो 5, ध्यान देगा, हल्ला बंद, 5 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है, और 5 व्यक्ति के बारे में आपको हम बता दिए कहानी के साथ। अब आते हैं थोड़ा बीजेपी सरकार पे चर्चा करते हैं साहब। सवाल यह है कि बीजेपी जो सरकार है, यानी नरेंद्र मोदी, बीजेपी नहीं बोलेंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार बोलेंगे, क्योंकि इसमें अटल बिहारी वाजपेयी वाला समय वाला काटल है, कटा हुआ है ना। तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया, ये आपको याद करके रखना है, समझना। कोई गारंटी नहीं पूछ दे सकता। जोड़ लीजिएगा आदमी, कितना है? 10 हुआ, जोड़ लिया। तो अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया, तो व्यक्ति हो गया 10। नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने 2013 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था, और 2014 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने 2013 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, और 2014 में नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बने साहब। उसके बाद 2015 में 2 व्यक्ति को भारत रत्न दिए, जिसमें एक हो गए अटल बिहारी वाजपेयी और एक हो गए मदन मोहन मालवीय। अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात किया जाए तो इनके जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, है ना। अटल बिहारी के जन्मदिन पर क्या मनाते हैं? हाँ, 25 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं साहब, 25 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं सुशासन दिवस। मदन मोहन मालवीय वही व्यक्ति है साहब जिन्होंने BHU का स्थापना किया, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मदन मोहन मालवीय का नाम के पीछे मालवीय इसलिए लगा हुआ क्योंकि इनके पूर्वज मालवा के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के मालवा के, समझना। चलिए आगे देखिएगा, 2019 में 3 व्यक्तियों को मिला साहब, 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला गया। एक है नानाजी देशमुख है, भूपेंद्र कुमार हजारिका है, प्रणब मुखर्जी है। अब देखिएगा, नानाजी देशमुख की अगर बात किया जाता है, ये महाराष्ट्र के एक समाज सेवी आदमी थे साहब, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, आजकल अब लोग देखते हैं कि शुरुआत में आदमी समाज का सेवा करता है, फिर नेता बन जाता है, और ये कहते हुए नेता बनता है, पहले तो समाज की सेवा करते हैं आजकल के लोग, और बोलते हैं कि आप इसे राजनीति नहीं समझिएगा, हम समाज की सेवा कर रहे हैं साहब, और हकीकत में फिर राजनीति में घुस जाते हैं। लेकिन नानाजी देशमुख भारत का एक ऐसा समाज सेवी थे जिनको राजनीतिक पार्टियों ने टिकट देता था कि अब टिकट चुनाव लड़िए हमारे पार्टी से, जिसको ये बोलते थे कि राजनीति से बाहर रहकर भी समाज की सेवा की जा सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि समाज की सेवा करने के लिए राजनीति में आना ही पड़ेगा। और ये कभी राजनीति में नहीं गए साहब, और राजनीति से बाहर रह के समाज का सेवा किए थे। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। भूपेंद्र कुमार हजारिका जो है वो असम का एक लोक गायक थे साहब, इतना फेमस गायक थे कि जिनको भारत में मिल गया, भोजपुरी वाला है, और आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इसको नहीं मिलता तो बिहार का नाम गम कर लिया, समझ ना, नहीं देखते हैं। अब सोचिए, भोजपुरी वाले को शर्म आनी चाहिए कि भैया तुम कैसा गाना गाते हो कि तुमको एक को पुरस्कार नहीं मिलता है। अब भूपेंद्र हजारिका कैसा गायक था कि जिसको भारत रत्न मिल गया, सोचने वाली बात है। इतना ही नहीं, तुम्हारे नाम पर एक पुल नहीं है, कौन पुल आदमी बैठता है गांव वाला, वो नहीं है साहब। गांव में ये पुल बनती है ना, जो गांव के लड़के कच्चे सीमेंट में अपना नाम लिखता, विनोद मुकेश प्रसाद लिखता ना जी, लेकिन कोई नहीं लिखता पवन सिंह खेसारी लाल। गांव में नया नया पुल बनेगा, अभी कच्चे रहेगा, किसी अपना नाम लिख देगा उसमें, तो गांव में बनने वाले पुल पर भी पवन सिंह खेसारी लाल का नाम नहीं होता है। और भारत का सबसे लंबा पुल भूपेंद्र हजारिका सेतु पुल इसी का नाम पे है। समझिए कि आपकी हैसियत क्या, इसकी हैसियत क्या है। आपके नाम पे गांव का छोटा पुल भी नहीं है, इनके नाम पे भारत का सबसे लंबा सेतु पुल, भारत का सबसे लंबा पुल जो है वो है साहब
भूपेन हजारिका सेतु, याद रखिएगा, भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, ये लोहित नदी पर है, पता है ना, ये लोहित नदी पर है, असम में है साहब, असम में है। तो सोचिए कि गायक के नाम पर, एक लोक गायक के नाम पर भूपेन हजारिका सेतु है, जो देश का सबसे लंबा पुल है। खेसारी लाल के नाम पे, पवन सिंह के नाम पर साहब गांव में एगो बैठक्का भी नहीं है। अब समझ तुम्हारी हैसियत क्या है, जो समझना। अब ध्यान देगा, चलिए ध्यान देगा। प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति थे, लेकिन राष्ट्रपति बनने पहले बंगाली थे, बंगाल के थे। हम गलती बोल दिए काजी भोजपुरी के बारे में, सही बोले ना। हाँ, अब ध्यान देगा, अब देखिएगा साहब 2024 में तो देख लीजिए, आप देख लिए ना, ये तो क्लियर हो गया आपका। चलिए अब चलिए अब आगे देखिएगा, क्लियर इतना हो गया, देखना पड़ेगा कुछ छोटा ना, ठीक है। देखिएगा अब आगे, अब सवाल है कि सर, अब बात यहाँ पे है कि किसी व्यक्ति को अगर भारत रत्न दिया जाता है तो कैसा मेडल मिलता है। ये आपकी भारत रत्न की मेडल है साहब, ये भारत रत्न की मेडल है। अब किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है, उसको यही मेडल मिलता है। मेडल के बारे में अगर हमसे कोई पूछे तो हम यही बोलेंगे कि भारत रत्न का जो मेडल है ना, वो पीपल के पत्ते के समान है, समझना। यानी मेडल की जो आकृति है ना, वो पीपल के पत्ते के समान है। मेडल की जो आकृति है वो पीपल के पत्ते के समान है। और ये जो पीपल के जो पत्ता है ना, वो तांबा का बना हुआ है। क्या चीज का बना हुआ? तांबा का। और इसके बीच में उगता हुआ सूरज है साहब, इसके बीच में उगता हुआ सूरज है। और ये सूर्य जो है ना, वो प्लेटिनियम का बना हुआ है साहब, प्लेटिनियम। ये जो सूरज है वो क्या चीज का बना हुआ? प्लेटिनियम का। और इसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न खुदा हुआ है। देवनागरी लिपि में क्या खुदा हुआ? भारत रत्न। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भारत रत्न का ची कैसा है, भारत रत्न का ची कैसा है, तो आपको ये बोलना है कि भारत रत्न का जो ची है वो पीपल के पत्ते के समान है, लेकिन वो पीपल का पत्ता तांबे का बना हुआ है। और उस पीपल के पत्ते पर बीच में उगता हुआ सूरज है जो कि प्लेटिनियम का है, और नीचे भारत रत्न खुदा हुआ है। चलिए अब आगे देखिएगा। अब सब देखिए ना, इसमें ये नहीं है तो ऐसे दिया हुआ है। अब ध्यान देगा, अब सवाल यहाँ पे ये है कि सत्यमेव जयते लिखा हुआ, सत्यमेव इसका इमेज नहीं है, ऐसे इंडिकेट किया हुआ है। अब सवाल कि सर जिसको भारत रत्न मिलता है तो क्या मिलता है। देखिए साहब, अगर किसी व्यक्ति को अगर भारत रत्न मिलेगा ना, तो उसको राशि नहीं मिलती है। अब भारतीय रत्न के बेच दीजिएगा तो 2-2.5 लाख रुपये नहीं मिल जाएगा, प्लेटिनियम में तो महंगा तो है, तो अलग बात है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है तो देखिएगा, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब आपको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल जाता है, पैसा की तो बात नहीं होती है साहब। तो किसी समझ में ना बहन, अरे समझ में, चलिए। तो भारत रत्न जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसमें कोई राशि वाली बातें नहीं होती है साहब, इसमें कोई राशि वगैरह नहीं मिलता है, कोई पैसा से नहीं मिलता है, बस पुरस्कार मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है, जो सम्मान है वो आदमी को मिलता है। लेकिन जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है उसको सुविधाएं क्या मिलती है। तो देखिए साहब, पहली सुविधा है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर भारत रत्न मिला तो एक चम्मच नहीं मिलेगी उसको, अपना पैसा से दिल्ली जाइए, ठीक है, तो नहीं अभी मिल नहीं क्या, फिर भी चल जाएगा घुसने में, मिलेगा तो ना पहले, ध्यान देगा। जैसे किसी घोषणा होती है कि भारत रत्न मिलेगा, अपना पैसा से दिल्ली जाइए, ये वाला शील्ड लीजिए, और इसके बाद अपने पैसा से दिल्ली से आ जाइए, समझना। आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर फायदा क्या है, हल्ला बंद करो। फायदा क्या है, जिंदगी भर आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा, फर्स्ट फायदा हुआ। सेकंड फायदा साहब, आप एरोप्लेन से अपने परिवार के साथ घूमिए, जिसमें आपकी पत्नी है, आप हैं, बच्चे हैं, कौन पैसा नहीं लगेगा। 4-5 सीट बुक कर लीजिए, एसी वाला बोगी, ट्रेन वाला, जहां है हरिद्वार, द्वारका, समझना, जहां जाना है साहब वहां जाइए, समझना। 26 जनवरी 15 अगस्त प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण, देश में किसी तरह का विशेष मतलब कि कार्यक्रम रखा जाएगा, तब मुख्य अतिथि के रूप में आपको बुलाया जाएगा साहब, समझना। आपको अलग से गाड़ी मिलेगी, अलग से एक स्टाफ भी मिलेगा, बॉडीगार्ड की तरह, जो आपके आगे पीछे हमेशा खड़ा रहेगा। ये आपकी सुविधाएं हैं, क्योंकि आप देश की सर्वोच्च नागरिक है ना।
मरने वाले को उनकी पत्नी को भी सुविधा दिया जाता है, उनके बच्चों को भी कुछ समय तक सुविधा दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। बच्चे को केंद्र सरकार ना दे या ना दे, लेकिन राज्य सरकार को फिर देना पड़ जाता है। केंद्र सरकार अगर मतलब कहने केंद्र सरकार अगर सुविधा नहीं देगा तो फिर राज्य सरकार सुविधा देता है, समझना। लेकिन राज्य सरकार सुविधा देगा ऐसा कोई संविधान में लिखा हुआ भी नहीं है। भारत रत्न की भी संविधान में नहीं लिखा हुआ, लेकिन राज्य सरकार उतना लेकर चलता है, समझना। अब ध्यान देगा। अब आगे देखिएगा, ये आपकी भारत रत्न कच्ची हो गया। हाँ अब देखिए ये तो पूरा हो गया। चलिए तो अब देखिएगा साहब, ये जो भारत रत्न जो नए वाला जो था कैंट था, उससे मिलता जुलता पूरा कहानी आपको हम बता रहे हैं। अब हमको देखना क्या है, भारत रत्न का इतिहास।